हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं घटनाचक्र के बीपीएससी के पूर्वावलोकन का पार्ट 7 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज भारत के भूगोल के विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत विस्तृत है? तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए चलते हैं, इसके विस्तार को जानते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसका उत्तर है बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 16.51% जनसंख्या निवास कर रही थी 1990 तक की जनसंख्या के आधार पर। अब आइए चलते हैं, आगे देखते हैं। अतः निकटतम सही विकल्प बी है, जबकि वर्तमान संदर्भ में लगभग 17.5% है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय प्रमाणिक समय अर्थात आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय अर्थात जीएमटी में अंतर पाया जाता है कितना? तो इसका उत्तर है प्लस 5.5 घंटे। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जा रहा है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय अर्थात जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। अब अगला प्रश्न है, हुंड्रू प्रपात निर्मित है? तो इसका उत्तर है सी, स्वर्ण रेखा नदी पर। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। हुंड्रू प्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 320 फीट है। अब अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च चोटी है? तो इसका उत्तर सी, गॉडविन ऑस्ट्रीन। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों की पर्वतों की ऊंचाइयां एवं संबंधित देश इस प्रकार हैं। तो पहला है माउंटेन एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि नेपाल देश में पड़ता है। वहीं गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8,611 मीटर है, जो कि भारत में है। और सी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है, ये भी भारत में ही है। और मकालू पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8,463 मीटर है, ये नेपाल में पड़ता है। स्पष्ट है कि गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र का पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात 4300 से 6,000 मीटर पूर्व में। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा की ऊंचाइयां भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाइयां उत्तरी भाग पर 5500 से 6,000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6,000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश है? तो इसका उत्तर है बी, शिवालिक। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणियां का निर्माण हुआ है कब? तो इसका उत्तर डी, सेनोजोइक कल्प में। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लियोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ है। वहीं दूसरा अगला प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात पेलियोजोइक कल्प में। अब अगला प्रश्न इसके विस्तार को पहले पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पेलोजोइक महाकल्प से संबंधित है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार है? तो इसका उत्तर है ए, एक अग्रगत गंभीर। छोटा नागपुर पठार
में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है जिसकी ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार का प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्रगंभीर है। अब अगला प्रश्न है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करें। तो पहला दिया हुआ है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। वहीं दूसरा है, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। और तीसरा, गंगा हिमालय की रचना एक अग्रत में हुई है। तो ये तीनों सही था, अर्थात इसका सही उत्तर ए अर्थात 1 2 3 होगा। आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई अर्थात आउटलियर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है, अतः कथन एक सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति में हुई है। सुएज के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगत पैदा हो गया। यह अग्रगत एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियां द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगत धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ, अतः कथन 3 सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, अतः कथन 4 गलत है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो इसका उत्तर है ए भुवन पहाड़ियाँ। तो मेघालय पठार का अंश कौन कौन है, तो है गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भुवन पहाड़ियाँ मीजो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा है, तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 मीटर है। भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ 7516.6 किलोमीटर है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट खाली स्थान कहलाते हैं। तो इसका उत्तर है बी सह्याद्री। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सह्याद्री पर्वतम के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो इसका उत्तर है ई। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला की ऊंचाई 14,450 मीटर, जोजिला की ऊंचाई 11,578 मीटर, रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,044 मीटर तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई 3,510 मीटर है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान है, चूंकि विकल्प में उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई होगा। अब अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो इसका उत्तर है ए दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीनदेवी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कावारती द्वीप पर स्थित है। अब अगला प्रश्न है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। तो इसका उत्तर ए अर्थात प्रवाल उत्पत्ति का है। अब अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो इसका उत्तर है सी 36। अगला प्रश्न है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह। तो इसका उत्तर है बी महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का
उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो इसका उत्तर है डी, अरुणाचल प्रदेश। उपयुक्त विकल्पों में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार पहला है मध्य प्रदेश, जिसमें वन 77,482 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 66,688 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में 55,611 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। वहीं उड़ीसा में 619 वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र में 50,778 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? तो इसका उत्तर है सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी दुद्धा बेटा है। अब अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं? तो इसका उत्तर है सी, कार्डमम पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामुडी या अन्नामलाई पर्वत चोटी है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण के में कार्डमम अर्थात इलायची की पहाड़ियां हैं, जो कन्याकुमारी के नज़दीक स्थित है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं कौन? तो इसका उत्तर है ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला है राजस्थान, जो कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वहीं मध्य प्रदेश का 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और महाराष्ट्र का 3,07,713 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अब अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है कौन? तो इसका उत्तर है डी, बिहार। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया था, परंतु जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया है। अब अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो इसका उत्तर है ए, दक्षिण भारत। द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख है। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो इसका उत्तर सी, हरियाणा। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। अब अगला प्रश्न है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर है डी, महाराष्ट्र। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, टोडा, केरल। टोडा कहाँ पाया जाता है? ये तमिलनाडु में पाया जाता है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भील में भील जाति कौन कौन से राज्य में रहते हैं? तो ये गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान इत्यादि में रहते हैं। वहीं गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं और कोटा जनजाति तमिलनाडु में पाए जाते हैं और टोडा भी है तमिलनाडु में ही पाए जाते हैं। टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी
बनाती है? तो इसका उत्तर है डी, देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत में युरलुंग जंगमो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सी, ब्रह्मपुत्र। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत में यरलुंग जंगबो जियांग नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में सांगपो तथा बंगाल में जमुना कहलाती है। अब अगला प्रश्न है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका उत्तर है ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को जानते हैं। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी मात्र 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंग, हंसदो, इब, मांद आदि है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका उत्तर है डी, दोनों ए और बी, अर्थात गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्ण रेखा तथा ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसका उत्तर है ई। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। वहीं आगे है, दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, उत्तरकाशी। गंगा नदी के प्रधान शाखा भागीरथी है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख नामक स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है। अतः उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, न कि गंगा से। फतेहपुर, भागलपुर व कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थल है? तो इसका उत्तर है सी, लेह। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। अब अगला प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो इसका उत्तर है ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई 175 से 200 मीटर है जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आता जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का अधिक हिस्सा प्राप्त होता है। भारत में वास्तविक औसत वर्षण 1127 मिलीमीटर होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से 845.9 मिलीमीटर वर्षा होती है जो कि दीर्घकालीन औसत वर्षण का 95% है। अब अगला प्रश्न है, दुमट्टी अर्थात लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसका उत्तर है डी, सभी प्रकार के कण अर्थात बालू कण भी, चिकना कण भी और पांसु कण भी। समानता दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृत्तिकाएं के कण एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं। अतः विकल्प डी सही है। अब अगला प्रश्न है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो इसका उत्तर है ए, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है इसलिए पौधे को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है।
चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृत्तिकाएं व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें बालू का आवागमन कम होता है जिससे जल क्रांति हो जाती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो इसका उत्तर है बी, त्रिवेणी नहर। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह गंडक नदी के बाएं तट से निकलती हुई है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात सभी चारों, अर्थात ए, उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज हैं, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और विपणन। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देने करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अतः हरित क्रांति में उपयुक्त चारों घटक समाहित हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो इसका उत्तर है ई। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। उपयुक्त विकल्पों में दिए गए सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। भारत में 60 और 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशकों और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई है। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ है। अब अगला प्रश्न है, इन धनुषीय क्रांति का संबंध है? तो इसका उत्तर डी, उपरोक्त सभी से, अर्थात हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से। अब आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नई नीति के तहत इन धनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति व खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति आदि है। अब अगला प्रश्न है, काली क्रांति संबंधित है? तो इसका उत्तर है सी, कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियों तथा उनके उत्पादन इस प्रकार हैं: गुलाबी क्रांति प्याज से उत्पादन, वहीं नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य कौन है? तो इसका उत्तर है डी, उत्तर प्रदेश। प्रश्नकाल के दौरान 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य क्रमशः थे, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा। वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गेहूं उत्पादन 3 राज्य क्रमशः इस प्रकार है: पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब एवं तीसरा मध्य प्रदेश। अब अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो इसका उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। अब अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो इसका उत्तर है ए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 2018-19 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादक 7 राज्यों का क्रम इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार एवं पंजाब। अतः विकल्प ए सही है। अब अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा वर्ष 2018-19 में चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक है तथा ISMA के प्राथमिक अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अब अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात द्वितीय। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत में जूट उत्पादन की दृष्टि बिहार का स्थान द्वितीय है, जबकि पश्चिम बंगाल अकेले 50% से अधिक उत्पादन कर पहले स्थान पर है। अब अगला प्रश्न है, भारत में एक पात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो इसका उत्तर है सी, जम्मू कश्मीर।
उपयुक्त विकल्पों में से भारत में केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। यहाँ प्राचीन काल से ही केसर का उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, ज्वार। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार भारत की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार प्रदर्शित करता है। ए है खाद्यान्न फसलें, जिसमें चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज और दूसरा दलहन। वहीं बी में गैर खाद्यान्न फसलों में तिलहन, मूंगफली, रैपसीड और सरसों, और दूसरा में रेशेदार में कपास, जूट, मेस्ता, और तीसरा है बागानी फसलें, जिसके अंतर्गत चाय, कॉफ़ी और रबड़ आते हैं, और चौथा में अन्न में गन्ना, तंबाकू, आलू आते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से वैलाडीला में किसका खनन होता है? तो इसका उत्तर है ए, हेमेटाइट का। वैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क हैं। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है, जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु आदि अन्य राज्यों में होती है। अब अगला प्रश्न है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है? तो इसका उत्तर है ए, झरिया में। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए, लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए तथा रांची भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो इसका उत्तर है डी, कोयला। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो इसका उत्तर है बी, अर्थात 1, 2, 3, 4। तो एक है निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा। वहीं दूसरा है धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी। तीसरा है कोकिंग कोयला की आयात पर बढ़ती निर्भरता, और चौथा है कार्य संचालन कीमतें। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिसमें प्रमुख है निम्न कोटि का कोयला, धुलाई समस्याओं की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयले का बढ़ता आयात, कोयले के स्थानांतरण में आने वाले बाधा, कार्य संचालन कीमतें आदि। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो इसका उत्तर है डी, डिगबोई, असम। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई, असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। अब अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? तो इसका उत्तर है डी, 1970 और 1980 के दौरान। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में पैदा हुआ, जब तेल निर्यातक देशों अर्थात ओपेक ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। अब अगला प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। तो इसका उत्तर है सी, 243 किलोग्राम तेल के बराबर। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 1994 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 244 किलोग्राम तेल के बराबर थी, जो 1471 किलोग्राम प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत के विश्व स्तर से बहुत कम थी। अतः निकटतम विकल्प सी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात 1, 2, 3, 4। तो आइए चलते हैं 1, 2, 3, 4 को पढ़ते हैं। तो एक है कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। वहीं दूसरा है प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। तीसरा है राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, और चौथा है राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों को
क्रियान्विधि में कई कमजोरियां हैं तथा उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनमें प्रबंधकीय अकुशलताएं, वित्तीय संसाधनों का अभाव, केंद्रीय बिजली संस्थाओं को भुगतान करने की असमर्थता, व्यापक संचारण व वितरण हानियां आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों में कृषि क्षेत्र को बहुत कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराते हैं, जिससे आर्थिक सहायता का भार बहुत बढ़ जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत में संचारण व वितरण हानियां अधिकतर देशों की तुलना में अधिक है। इन हानियों के कई कारण हैं, जैसे बिजली की व्यापक चोरी, कम वोल्टेज पर ऊर्जा की बिक्री, दूर दराज कम आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करना तथा वितरण प्रणाली में कम निवेश आदि। अब अगला प्रश्न है, टिस्को संयंत्र किससे नज़दीक स्थित है? तो इसका उत्तर है डी, टाटानगर। टिस्को अर्थात टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटानगर अर्थात जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। अब अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है बी, सीमेंट। अब आइए चलते हैं, इसके विस्तार को पढ़ते हैं। बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो इसका उत्तर है डी, खेतरी। अब आइए चलते हैं, इसके विस्तार को पढ़ते हैं। खेतरी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे की खदानें पाई जाती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा, टीटागढ़ कागज उद्योग तथा रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है ए, तांबा खनन। अब आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। भारत में तांबा धारवाड़ शिलाओं के रंध्रों में पाया जाता है। भारत में शीर्ष अयस्क का भंडार क्रमशः राजस्थान, झारखंड एवं मध्य प्रदेश राज्य में है। वर्ष 2017 से 18 में तांबे का उत्पादन सर्वाधिक मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं झारखंड में हुआ है। अब अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात राष्ट्रीय राजमार्गों परियोजना। अब आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है? तो इसका उत्तर है ए, राष्ट्रीय राजमार्ग से। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई इतना है, जो देश के कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 1.94% है, किंतु संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा संपन्न होता है। 31 मार्च 2019 तक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई इतनी किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो इसका उत्तर है बी, 12431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। त्रिवेंद्रम राजधानी यात्री ट्रेन 12431 अधिकतम दूरी तय करने वाली है। यह लगभग 3149 किलोमीटर दूरी तय करती है। यह तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलती है, जबकि डिब्रूगढ़ टाउन 2459 किलोमीटर, बेंगलुरु राजधानी 2365 किलोमीटर तथा चेन्नई सेंट्रल 2174 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। अब अगला प्रश्न है, कुरियन सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो इसका उत्तर डी, 1986। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा अगस्त 1986 को प्रारंभ की गई थी। अब अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो ये स्टार मार्क्स है, तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत में वर्ष 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राम सेवा कोलकाता और
डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई। 1881 ईस्वी में इंग्लैंड के ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कोलकाता, मुंबई, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई। अतः विकल्प के अनुसार कोई भी उत्तर सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, पाट अंचल अवस्थित है, तो इसका उत्तर है बी, झारखंड में। पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। ये ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र शिखर होते हैं। छोटे नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। अतः विकल्प बी सही है। अब अगला प्रश्न है, झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर है बी, झारखंड। अद्यतन में झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। पहले यह अविभाजित बिहार में स्थित था। अब अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, तो इसका उत्तर है डी, अर्थात सबसे पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और फिर बिहार। मध्य प्रदेश जिसमें 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, वहीं उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और आंध्र प्रदेश का 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है और बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तो इसका उत्तर है बी, 7। असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती है। कोई केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में इसकी सीमा से नहीं लगा है। जिन राज्यों से असम की सीमाएं मिलती हैं वे इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और फिर मेघालय। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, गद्दी लोक निवासी हैं, तो इसका उत्तर है बी, हिमाचल प्रदेश के। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। अब अगला प्रश्न है, बोडो निवासी है, तो इसका उत्तर है ए, गारो पहाड़ी के। बोडो जनजाति एक निर्जातीय और बहुभाषी समुदाय है जो भारत में उत्तर पूर्व की ओर गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, गारो जनजाति है, तो इसका उत्तर है, तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में पाए जाते थे। अतः विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन संभव नहीं है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग, तो इसका उत्तर है ए, 6,000 मीटर तक होती है। ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4,000 से 6,000 मीटर तक तथा गलेनी के अनुसार 2,000 मीटर है। अब अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है, तो इसका उत्तर है सी, गंगा। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए भारत की नदियों की वह लंबाई इस प्रकार है। गंगा नदी की लंबाई 25-25 किलोमीटर है, वहीं गोदावरी की 1465 किलोमीटर है, नर्मदा की 1312 किलोमीटर और महानदी की 858 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है, तो इसका उत्तर है सी, कानपुर। आप देख सकते हैं ऑप्शन में इसके विस्तार को। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी अर्थात ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। उपयुक्त नदियों के उद्गम स्रोत इस प्रकार है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेमा युंगदुम हिमनद से है, वहीं सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है और सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। अब अगला प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो इसका उत्तर है डी, ब्रह्मपुत्र। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदियां जलमौली, तीस्ता, कामेग, सुबनमिरी, धनसिरी, बूढ़ी दिहांग, दिसांग और कोपिली है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या शाम्पू के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी
तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका उत्तर है ए नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो इसका उत्तर है ए अर्थात 1 और 2 अर्थात नर्मदा और ताप्ती। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियों में नर्मदा, ताप्ती और साबरमती है। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है। अतः सही उत्तर विकल्प ए है। अब अगला प्रश्न है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर है बी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर 805 किलोमीटर लंबाई तथा 87,900 वर्ग किलोमीटर अफवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। इसका अफवाह क्षेत्र केरल में 3%, कर्नाटक में 41% तथा तमिलनाडु में 55% में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पहाड़ में प्रवाहित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम और शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। अब अगला प्रश्न है, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। तो इसका उत्तर है बी अमरकंटक से। सोन, नर्मदा और महानदियाँ तीनों नदियों का उद्गम अमरकंटक पठार में है। अब अगला प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है। तो इसका उत्तर है बी छोटा नागपुर के पठार से। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो इसका उत्तर है सी लूनी। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। अतः इसका संपूर्ण समुद्र में से नहीं होता। से सभी समुद्र में मिलने वाली नदियां हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तित किया है किसने? तो इसका उत्तर है सी कोसी नदी ने। अब आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपने प्रवाह मार्ग बदला है। अब अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका उत्तर है सी गंडक। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है? तो इसका उत्तर है ए स्थल तथा समुद्र का विभेद तापन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है जिसका दिशा 6 माह तक जाड़े में उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 माह तक ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी रहती है। इन मानसून हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है या अन्य किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है। इसके लिए 2 संकल्पनाओं की प्रतिपादन किया गया है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा क्या है? तो इसका उत्तर है स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में त्वरित झंझावात के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लाजम कहते हैं, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं। बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाली तेज झंझावात के साथ वर्षा को काल वैसाखी कहा जाता है। अतः दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो इसका उत्तर है बी तमिलनाडु। अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, चेरापूंजी अवस्थित है? तो इसका उत्तर है सी मेघालय राज्य में। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। मासिन राम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। अब अगला प्रश्न है, सूची दिया गया है। अब आइए इसके विस्तार को डायरेक्ट देख लेते हैं। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना
करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना की। वर्तमान में इस संगठन ने देश के 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में 186 स्टेशनों को चिन्हित किया है, जिसमें सर्वाधिक 35 स्टेशन उत्तर प्रदेश में एवं 32 स्टेशनों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हिमालय एवं गिरिपाद क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत, सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे और कच्छ का रण, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित हैं। सूखा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मध्य पूर्वी भारत है। चक्रवात समान रूप से भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं, कुछ पश्चिम तट पर अरब सागर में भी होते हैं। अतः भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें उड़ीसा राज्य में चक्रवात आवृत्ति की संख्या सर्वाधिक है। अब अगला प्रश्न है, करेवास मृत्तिकाओं जो जाफरान जहां केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है, तो इसका उत्तर है ए कश्मीर हिमालय में। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। जाफरान की अर्थात केसर जाफरान अर्थात केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी में उपजाई जाती है। यह ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। अब अगला प्रश्न है, रेगर किसका नाम है, तो इसका उत्तर है सी काली मिट्टी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगूर, रेगर या कपास मिट्टी या उच्च कटिबंधीय चेनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसका विस्तार लगभग 50 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में है, जो भारत की कुल मिट्टी का 15% है। यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की परिभागों तक विस्तृत है। अब अगला प्रश्न है, रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो इसका उत्तर है ए महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, रेगूर नाम है किसका, तो इसका उत्तर है बी काली मिट्टी का। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो इसका उत्तर है सी वन रोपण द्वारा। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उनकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार है। पहला है वृक्षारोपण, फिर है सोपान अथवा समुच्च रेखीय कृषि, और फिर है अति चरण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाने। अतः सही उत्तर विकल्प सी है। अब अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछाई मिट्टी कहलाती है, तो इसका उत्तर है बी बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछाई मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टी का रंग पीला, रक्ताभ, भूरा पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, तो इसका सही उत्तर है सी जलोढ़ मिट्टी। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के छोड़े गए गाद द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी देश के 40% भागों में लगभग 150 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टियों को दो उपवर्गों में बांटा गया है। पहला है नवीन जलोढ़ या खादर। खादर का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में होता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता रहता है। वहीं दूसरा है प्राचीन जलोढ़ का या बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। अब अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है, तो इसका उत्तर है ए 20.7%। द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2003 के अनुसार भारत के कुल 20.64% अर्थात लगभग इतना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश का वनावरण वन स्थिति रिपोर्ट शीर्षक से जारी करता है। ISFR 2019 के अनुसार वर्तमान में वनावरण 21.67% तथा वन एवं वृक्षावरण 24.56% है। ज्ञातव्य है कि बिहार में वनावरण 7.76% है। अब अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो इसका उत्तर है सी अर्थात मध्य प्रदेश। अब इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार दिए गए विकल्पों में पतझड़ वाले वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश
तथा उसके पश्चात छत्तीसगढ़ में है, अतः सही उत्तर विकल्प सी है। अगला प्रश्न है प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, तो इसका उत्तर है सी मिजोरम। ISFR 2019 के अनुसार भारत के सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि विकल्प राज्यों में मिजोरम में 85.41% भाग पर वनों का विस्तार मिलता है। अब अगला प्रश्न है समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसका अनुमानित संख्या है, तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 2015 में बाघों की गणना के साथ पहली बार तेंदुआ की गणना भी की गई। रिपोर्ट के अनुसार 7,910 तेंदुआ को, जिसमें पूर्वोत्तर में गणना नहीं हुई थी, होने के कारण प्रमाण मिले हैं। साथ ही अनुमान व्यक्त किया गया कि पूरे देश में 12 से 14,000 तेंदुए हैं। अब अगला प्रश्न है भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात 1 व 4। तो आइए देखते हैं 1 व 4 में क्या है। तो 1 में है वर्ष 1991 से 2001 में के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई है। वहीं 4 में है वर्ष 1991 की जनगणना के अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है। अब आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर 21.34% थी। वर्ष 1991 में पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर 24.8% था, जो वर्ष 2001 में 21.6% रह गया। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 35 बड़े राज्यों में 48% नगरीय जनसंख्या निवास रही नहीं करती है। वर्ष 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर 17.7% थी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना, तो इसका उत्तर है बी 31%। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। अब अगला प्रश्न है सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो इसका उत्तर है डी गंडक से। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 किलोमीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई है, जिसमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। अब अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो इसका उत्तर है ए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका उत्तर है डी सतलज। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो इसका उत्तर है ए कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडांगू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में विस्तृत है। अब अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध तैयार किया गया है, तो इसका उत्तर है बी महानदी पर। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर 61 किलोमीटर ऊंचा एवं 4,801 मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। अब अगला प्रश्न है मैथॉन बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, तो इसका उत्तर है बी बड़ाकर। मैथॉन बेलपहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बड़ाकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। अब अगला प्रश्न है भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है, तो इसका उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत में कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत इस प्रकार है वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अतः इसका सही विकल्प डी है। अब आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कृषि में युग्म पैदावार का आशय खाली स्थान को उगाने से होता है, तो इसका उत्तर है ए विभिन्न मौसमों पर 2 फसलें। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। कृषि में युग्म पैदावार से आशय विभिन्न
मौसमों पर दो फसलें उगाना, एक ही साथ एक भूमि पर दो या दो से अधिक फसलें उगाना मिश्रित खेती कहलाती है। अब अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात 2 व 4। तो आइए 2 और 4 को पढ़ते हैं। 2 में है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। और 4 में है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का सम समाकलन करना है। अब आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना तथा पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। अब अगला प्रश्न है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो इसका उत्तर है डी गेहूं। नकदी फसल के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन प्रमुख है। गेहूं की फसल नकदी फसल न होकर खाद्य फसल है। अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति की है। तो इसका उत्तर है डी गेहूं के उत्पादन में। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। उसके पश्चात 1965 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की है, अतः सही उत्तर विकल्प डी होगा। अब अगला प्रश्न है, प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो इसका उत्तर है बी चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूं, अतः सही विकल्प बी है। अब अगला प्रश्न है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो इसका उत्तर है बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को कहा गया है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आंध्र प्रदेश के कुल कृषक क्षेत्र के 29.3% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। लगभग 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। यहाँ चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तेलंगाना और रायलसीमा है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में ही विस्तृत है, अतः सही उत्तर विकल्प बी है। अब अगला प्रश्न है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो इसका उत्तर है डी चावल। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। आर्थिक सीमा 2019-20 के अनुसार भारत के 43.8 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर चावल एवं 29.1 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार प्रमुख खाद्य फसल चावल है। अब अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो इसका उत्तर है सी चावल। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। तो इसका उत्तर है बी गुजरात। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत के अग्रणी कपास उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं: महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। अब अगला प्रश्न है, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है कौन? तो इसका उत्तर है सी अर्थात सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, फिर उससे कम महाराष्ट्र, फिर उससे भी कम तमिलनाडु और फिर उससे कम कर्नाटका। अगला प्रश्न इसके विषय को पढ़ते हैं। प्रश्नकाल में क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक गन्ने के अग्रिम उत्पादक राज्य थे। वर्ष 2018-19 में के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और फिर गुजरात। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो इसका उत्तर है डी मूंगफली। दिए गए विकल्पों में शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली। यह शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। गेहूं मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय रबी ऋतु की फसल है, जिसे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है, जिसकी खेती अधिकतर सिंचाई क्षेत्र में या आर्द्र या उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्र में की जाती है। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। तो इसका उत्तर है सी केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। यहाँ देश में कुल रबर उत्पादन का लगभग 75.68 भाग पैदा किया जाता है। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका उत्तर है बी केरल। अगला प्रश्न है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो इसका उत्तर है बी चाय का। प्रश्नकाल में भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश था। FAO के वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा
उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, गिरनार। कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिलों में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। वहीं आगे है, भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। आगे है, गिरनार पर्वत गुजरात के राज्य में अवस्थित है, जहाँ पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है? तो इसका उत्तर है ए, चाय का। अनाज, पेट्रोल एवं पेट्रो रसायन का भारत आयात करता है, जबकि भारत चाय का निर्यात करता है। विश्व के चाय निर्यात देशों में भारत का चतुर्थ स्थान है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है? तो इसका उत्तर है डी, पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। वर्ष 2018-19 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल 9.8 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता उत्पादक का अनुमान है, जिसमें से 7.69 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता का उत्पादन पश्चिम बंगाल में अनुमानित है। दूसरे क्रम पर जूट उत्पादक राज्य बिहार है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, पंजाब में। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है उत्तर पूर्वी, जिसमें झारखंड एवं उड़ीसा आते हैं। वहीं दूसरा है मध्य भारत, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र आते हैं। और तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत, जिसके अंतर्गत कर्नाटक और गोवा आते हैं। और चौथा है अंत क्षेत्र, जिसके आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा व पश्चिम बंगाल सम्मिलित हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो इसका उत्तर है डी, झारखंड में। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2018 के अनुसार भारत में चांदी के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य इस प्रकार है, राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड। अब अगला प्रश्न है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो इसका उत्तर है ए, चादरी अभ्रक। वर्तमान में चादरी अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक भारत, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन तथा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। अब आइए चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो इसका उत्तर है बी, झारखंड। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2004 के अनुसार भारत में अभ्रक के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं, आंध्र प्रदेश, राजस्थान फिर झारखंड। अतः प्रथम 2 राज्य विकल्प में न दिए जाने के कारण सही उत्तर विकल्प बी है। इसलिए मिनरल ईयर बुक 2018 के अनुसार अभ्रक का उत्पादन केवल आंध्र प्रदेश में हो रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार एवं झारखंड क्रमशः अभ्रक के बड़े भंडारक राज्य हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए? तो इसका उत्तर है सी, बिहार। प्रश्नकाल में मूल की दृष्टि से सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य बिहार था। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार मूल की दृष्टि से उपतटीय क्षेत्र के बाद 6 खनिज उत्पादक राज्यों का क्रम क्रमशः इस प्रकार है, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं बिहार। अब अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम कौन है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। प्रश्नकाल के क्रमशः विभाजित बिहार, अविभाज्य मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल कोयले के अग्रणी उत्पादक राज्य थे। वर्तमान में इंडियन मिनरल ईयरबुक 2018 के अनुसार भारत के अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य निम्न प्रकार हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब आइए चलते अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो इसका उत्तर है बी, छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। कुल 530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो इसका उत्तर है बी, पिच ब्लेड। रेडियम रेडियोएक्टिव रासायनिक अवयव है। इसका
प्रतीक Ra है। इसे यूरेनियम एस पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ कहाँ? तो इसका उत्तर डी शिव समुद्रम में। भारत में पहला पन बिजली संयंत्र कर्नाटक के मांड्या जिले में शिव समुद्रम से हुआ। इस संयंत्र का निर्माण कोलार स्वर्ण खदानों में विद्युत की आपूर्ति के उद्देश्य से किया गया था। मैसूर महल एवं बेंगलुरु शहर विद्युत प्राप्त करने वाले देश की क्रमशः पहली इमारत एवं नगरी थे। अब अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोक्ता के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। अब आगे चलते हैं, इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 14% से अधिक है। वर्ष 2018 से 19 में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 9.21% है। अब अगला प्रश्न है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयुक्त किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और इनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो इसका उत्तर डी 64 और 4000 किलोमीटर। प्रश्नानुसार वर्ष 2001 से 2 में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 64 और लंबाई 4000 किलोमीटर थी। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं तथा इसकी कुल अनुमानतम लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था? तो इसका उत्तर है ए, 1853 में। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग सन 1853 में बनकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। यह ट्रेन बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से 14 सवारी डिब्बों में 400 मेहमान यात्रियों को लेकर 34 किलोमीटर अर्थात 21 मील की दूरी तय करके थाने स्टेशन पर पहुंची थी। अब अगला प्रश्न है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है? तो इसका उत्तर है बी, 5.5 फीट। अब आइए चलते हैं, इसके विस्तार को पढ़ते हैं। रेल मार्ग चौड़ाई की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त है। पहला है मीटर गेज, दोनों पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। वहीं दूसरा है चौड़ी या बड़ी लाइन, जिसके अंतर्गत दोनों पटरियों के मध्य 1.676 मीटर या 1676 मिलीमीटर या 5.5 फीट की दूरी होती है। वहीं तीसरा है छोटी लाइन, पटरियों के मध्य 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर दूरी होती है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोरमुगाओ पत्तन स्थित है कहाँ? तो इसका उत्तर है सी, गोवा। मोरमुगाओ पत्तन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में अवस्थित है। यह एक निर्यात प्रधान पत्तल है। अब अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है? तो इसका उत्तर है सी, गुड़गांव में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है? तो इसका उत्तर है ए, भारती। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 से 84 में की गई थी। भारत में अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना वर्ष 1988 से 89 में की गई। अंटार्कटिका में भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र भारती है। भारत की स्थापना वर्ष 2012 में की गई है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है ए, कैम्बे की खाड़ी। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। ISSO इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अनुसार भारत के प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र हैं कच्छ की खाड़ी, मलवन क्षेत्र, लक्षद्वीप द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।
आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।